दोस्तों मात्र तीन ही रास्ते हैं जिस पर अमेरिका आगे बढ़ सकता है। एक्चुअली में बंद दरवाजों के बीच बातचीत की गई है। बातचीत यह हुई है कि ईरान को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। मेरा देखिए पिछले 10 सालों का यह अनुभव है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रहा हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ईरान को तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ईरान के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो खुद इतना बेबस हो जाए और अमेरिका दुनिया को यह जवाब दे सके कि देखो हमने बहुत नेगोशिएशन किया था, नेगोशिएट जो टेबल है उस पर बैठने की बातचीत हमने की थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ईरान के ऊपर हमको न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। देखिए पहली बात तो यह है, दो रास्ते हैं। मुझे ये आज भी याद है कि मैं खुद जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया करता था तो एक्चुअली में यूएसए ने रशिया को न्यूट्रलाइज किया। यूएसए ने रशिया को न्यूट्रलाइज किया। कैसे किया? न्यूट्रलाइज करने के लिए रशिया ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल्स तैनात की हुई थी और यूएसए ने टर्की के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात थी ताकि टर्की से सीधा रशिया के ऊपर लॉन्च कर सके और रशिया क्यूबा से सीधा यूएसए के ऊपर लॉन्च कर सके। जब दोनों ने देखा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें ताने हुए हैं तो दोनों की शक्तियों को न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब इसके बाद में सब कुछ चल रहा था। यूएसए और रशिया दोनों अपनी ताकत को प्रूव करने में थे। रशिया भी एक न्यूक्लियर अटैक करने में था और अमेरिका भी करने में था, लेकिन कोई देश पकड़ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार किसके ऊपर करे। अमेरिका ने अपनी ताकत को पहले साबित कर दिया और यूएसए ने जापान के ऊपर क्या कर दिया? न्यूक्लियर अटैक कर दिया। ठीक है। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड था उसको यूनिपोलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और पूरे विश्व का शहंशाह अमेरिका बन गया। आज वही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? रशिया जो कि यूक्रेन के साथ में लड़ रहा है और अमेरिका जो कि ईरान के साथ में लड़ रहा है। आप देखिए कंसर्न क्या है। आज मैं आपको रियलिटी कहता हूं, अगर इस बादशाहत को रशिया लेना चाहता है तो रशिया को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा, शब्द बड़े कड़वे हैं, बड़े कठिन हैं, बड़े हार्ड हैं। हार्ड वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं, लेकिन जो अपनी लीडरशिप को शो करना चाहता है कि रशिया वाकई में ताकतवर है, तो अभी वो वक्त है जिस पर रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सके। वरना अमेरिका ने अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो वो अपनी बादशाहत को साबित करेगा और फिर से वो इस विश्व का बादशाह बन जाएगा। आप समझ चुके होंगे। अब बात यह है कि यूएसए ने अपना एक नुमाइंदा छोड़ा हुआ है और वो है इजराइल। तो इजराइल एक ऐसा नुमाइंदा है जो कि यूएसए के बिहाफ पर ईरान से लड़ रहा है। कोई औकात नहीं है इजराइल की। इजराइल अपनी औकात बनाना तो चाहता है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और लास्ट में मैं आपको सेशन में यह भी बताऊंगा कि इजराइल ने किस तरीके से अपने आप को संभाल लिया है अब और संभालना चाहता है अब। ओके, तो यूएसए अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ये मान के चलना विश्व के अंदर बादशाह साबित कर देगा यूएसए, नहीं तो रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे। ओके, चलिए। इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी बड़े संकट के अंदर है। बोला कब सरकार चली जाए पता नहीं है। ठीक है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेसेट। नेसेट उसको कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस वर्ड को, काफी काम में आता है। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हुई है, सभी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसके ऊपर टेबल पर बैठकर बातचीत जो है वो की गई है। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के नियरली 90 मिनट्स के बीच में ये बातचीत हुई है। एवरी पॉसिबल जो पाथ है उसके ऊपर चर्चा की गई है। टोटल 3 पाथ यहां से निकल कर आए हैं। पहला है डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और तीसरा है मिलिट्री फोर्स। तो डिप्लोमेसी की जाए, डिप्लोमेसी नहीं कामयाब हो तो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जाए और या फिर मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर दिया जाए। ओके, अब बात यह है, अमेरिका जो कि हाई लेवल टॉक कर रहा है इजराइल के साथ में, वो कह रहा है कि भाई ठीक है अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन तेहरान मान नहीं रहा है, तो हम लोग एक लार्ज मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयार रहें, कभी कुछ भी हो सकता है। अब इस बीच जब यह बातचीत व्हाइट हाउस के अंदर चल रही थी, ईरान को सब कुछ पता था कि क्या कुछ चल रहा है। ईरान ने केवल 1 घंटे का इंतजार किया और 1 घंटे के बाद में यहां पर ईरान लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एट ए यूएस बेस इन जॉर्डन। जॉर्डन के ऊपर उसने अटैक कर दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। क्या समझते हो आप, ईरान की क्या औकात नहीं है?
ईरान ने अपनी औकात दिखाई। बट तुम व्हाइट हाउस के अंदर बंद दरवाजों में बैठ के क्या मीटिंग कर रहे हो? हम अभी अटैक करते हैं जॉर्डन के ऊपर और यूएस को अपनी औकात दिखाते हैं। तेहरान ये है, हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरान ये कह रहा है कि मैं अपने बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लूंगा, है ना, बदला लेगा तेरा फैजल। तो ये हो रहा है, ठीक है। अब 3 पाथ हैं जिसके साथ में डील हो सकती है ईरान के साथ में। देखिए पहला पाथ क्या है? पहला पाथ है नेगोशिएट किया जाए, एक एनवॉय जो है वो रवाना हो यूएसए से, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ और जाक कुशेर ये शामिल हों और वो हेड करे इस एनवॉय को और डील करे ईरान के साथ में, डील करें कि भाई देखिए बात आपकी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम न्यूक्लियर एम्बिशंस रखना चाहते हो रखो, लेकिन इस मामले को खत्म करो। तो ये हो गया एक डिप्लोमेटिक मूव, डिप्लोमेसी हो गई है तो एक। लेकिन ईरान को ये फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को कंप्लीट कर सके, है ना। अब न्यूक्लियर एम्बिशन तो अमेरिका कंप्लीट करने नहीं देगा, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले नेगोशिएशन जो टेबल है उस पर बैठकर बातचीत हो चुकी है। 19 जून की वो तारीख, मतलब 16 जून को एग्रीमेंट साइन हुआ और 19 जून को उसको रेटिफाई करना था। उसके बाद में सीज फायर हुआ, वापस से फिर युद्ध शुरू हो गया। तो हम तो इसको जो है इग्नोर करते हैं, मानते नहीं कि नहीं ऐसा कुछ होगा। फिर इजराइल कहता है कि नेवल ब्लॉकहेड लगा दो। नेवल ब्लॉकहेड अगर लगाया जाएगा तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर आएगी, और जब वो प्रेशर में आएगी तो ईरान खुद मजबूर होगा कि हम जो है वो एक डील कर लेते हैं, एक यहां पर साइन कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये सब कुछ होता है तो अमेरिका अपनी मिलिट्री जो स्ट्राइक्स है इसको एक्सपांड करेगा और जबरदस्त अटैक करेगा। जब सैंक्शंस वगैरह सब कुछ फेल हो जाए, डिप्लोमेसी फेल हो जाए, सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर वगैरह सब फेल हो जाए, तो सीधा अटैक करो। और मैं बता रहा हूं आपको आज ही, यही थर्ड ऑप्शन जो है वो आएगा। ये थर्ड ऑप्शन ही आएगा। मुज्तबा खamenei ने क्या कहा? मैं अपने बाप का मौत का बदला लूंगा, और ये दिखा रहा है साफ कि वो रुकने वाला नहीं है। अगर आज वॉशिंगटन डीसी के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात हो रही थी इजराइल प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, 1 घंटे के बाद में ही जॉर्डन के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत थी? बताइए। वो तैयार है लड़ने के लिए। तो अमेरिका जो है वो क्या करेगा? लड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स, नेतन्याहू डिड नॉट प्रेशर ट्रंप। नेतन्याहू कहते हैं कि मैं तुमको प्रेशर नहीं कर रहा हूं, और प्रेशर ट्रंप को करना नहीं चाहिए कि वो ईरान को क्या करे? डील करने के लिए, ईरान के साथ में डील करने के लिए। तो प्रेशर ट्रंप टू इमीडिएटली रिज्यूम, मतलब सडन अभी कोई डिसीजन ना ले, रुके, समझें, देखें कि क्या हो रहा है, उसके बाद में अपना डिसीजन ले। तो 3 मैंने आपको बताए ऑप्शंस। एक तो है डिप्लोमेसी हो जाए, तीसरा है इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, और थर्ड है मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो कर दिया जाए। ठीक है ना। 3 ऑप्शन उनके पास में अभी अवेलेबल है। अब देखिए इकोनॉमिक कंसर्न क्या है। इकोनॉमिक कंसर्न ये है कि ट्रंप जो कि दिखाना चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो कितना कंसर्न है। पता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आंखें तो बंद नहीं है। जब पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया और वो अमेरिका चिल्ला रहा था कि अमेरिका अमेरिकन के लिए है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, अमेरिका अमेरिकन के लिए है। तो उसको चिंता अमेरिकन की है, दूसरों की चिंता नहीं है। लेकिन वो अपने शब्दों में ही कहता है कि ट्रंप वरीड अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट। ये कहता है कि कल को जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएगी तो ट्रंप को इस बात का ख्याल है। सब बेकार की बातें हैं, मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक पूंजीवादी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस बनाना चाहता है। ठीक है ना। ओके। नेतन्याहू एम्फसाइज ईरान्स रिलायंस। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप मानने वाला नहीं है। यहां पर ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है, ये इजराइल की सीमा है, और यहां पर आप देखेंगे इस चीज को, आप यहां पर देखिए, आप देखेंगे मैप के अंदर कि सीरिया का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो यहां पर टच करता है, यहां पर टच करता। बीच में एक बफर जोन है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब बहुत कम एरिया है जो कि बफर जोन की तरह काम में आता है। तो इजराइल ये कहता है कि हम लोग सीरिया के अंदर जो है अटैक करते हैं, लेबनान के अंदर अटैक करते हैं, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह है, और इजराइल कोई प्रेशर नहीं लेगा, अमेरिका कहा नहीं मानेगा, हम तो यहां पर अटैक करेंगे। सीरिया के अंदर टर्किश जो मिलिट्री है उसका भी प्रेजेंस है ना, उसका भी प्रेजेंस है। मतलब ये आप लोग क्या देख रहे हैं, ये है रीजनल डिस्टर्बेंस, रीजनल स्ट्राइक्स हो रही हैं। भाई ईरान पर स्ट्राइक करने से पहले
और सॉरी ईरान पर स्ट्राइक करने से पहले इजराइल क्या कर रहा है, जितने भी ईरान के नुमाइंदे हैं उनको खत्म कर रहा है, जितने भी उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं उसको खत्म करने की वो कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी एक रीजनल स्ट्रेटेजी है कि इजराइल बफर जोन जो है, जैसे साउदर्न सीरिया है, वहां पर जियादिश जो है अटैक कर रहा है। तो रीजनल स्ट्रेटेजी के तहत वो ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, ताकि रीजनल अगर प्रेशर ईरान के ऊपर जाएगा तो ईरान खुद नेगोशिएशन जो टेबल है उसके ऊपर आकर बैठेगा। रिसेंटली यूएसए और सऊदी के बीच में न्यूक्लियर डील हुई। इस बात से इजराइल बहुत नाराज था। इजराइल को यह लगने लगा कि गल्फ नेशंस के अंदर अगर इजराइल का दबदबा नहीं होगा तो फिर किसका होगा, सऊदी अरब का, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ में एक न्यूक्लियर डील कर ली है। अब इससे इजराइल डर गया है कि यार अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पावर से लैस हो जाएगा तो कल को मुझे भी धमकाएगा, जबकि मैं तो यहां का बादशाह बनना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर एक्सपांड के लिए परमिशन दे दी और मेरा अब तो बादशाहत खत्म। अब इजराइल को समझ में आ गया, अब ये वो वक्त आ चुका है कि मैं अपनी खुद की सेना जो है वो क्रिएट कर लूं। तो इजराइल डिफेंस इंडिपेंडेंस, इजराइल को ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपनी सेना को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। हम लोग भी तो आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे थे, हमने भी तो आत्मनिर्भर भारत को बनाया। क्यों बनाया, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अदर कंट्रीज के ऊपर कम से कम हो। यही आज जो है इजराइल को समझ में आ रहा है। वो कहता है कि भाई हमारी मतलब कुछ नेक्स्ट डिकेड्स के अंदर हम खुद की सेना बनाएंगे विदाउट यूएस प्रेशर। तो यूएस मिलिट्री एड ओवर द नेक्स्ट डिकेड, है ना, रिड्यूस इसको करना चाहता है, वो कम करना चाहता है ना। तो ये अब इसको समझ में आ गया है कि हम खुद अपने फाइटर जेट्स वगैरह बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, हमको अमेरिका के ऊपर इतना रिलाई करने की जरूरत नहीं है। ये बात इजराइल को समझ में आ गई, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को इतना पावरफुल बना दिया, वो कुछ भी कर सकता है। भाई पावर को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। कल को इजराइल को अगर ज्यादा साथ दे दिया अमेरिका ने, ज्यादा उसको अगर सपोर्ट किया, तो इजराइल कल को सिर उठा के बोलेगा कि मैं यहां का बादशाह। अमेरिका आएगा, दो तमाचे लगाएगा उसके, बोले तुझे मैं बताता हूं अभी। और सऊदी अरेबिया को बराबर लाके खड़ा कर दिया कि अब करो। तो अब इजराइल बोलेगा कि हाँ यार सऊदी और बराबर आ गया। तो बैलेंस, पावर जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर पावर एक जगह होगा ना तो बड़ा दिक्कत करेगा। वो पावर को बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, ताकि एक व्यक्ति ये ना समझे कि मैं ही हूं तो इजराइल ये समझे कि यार मैं ही हूं। नहीं, सऊदी अरेबिया ने उसको पावर को बैलेंस कर दिया। ओके दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज जबरदस्त रहा है, जबरदस्त रेस्पॉन्स है ना। बहुत अच्छे से मेल्स मुझे मिलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज। एक एजुकेटर ने 365 में से 225 दिन आपके लाइव क्लासेस ली हैं इस हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और क्या चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आया। लेकिन आपका ये दायित्व है, ड्यूटी है कि आप भी चैलेंज करके कंप्लीट करके दिखाइए। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।